हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपको उस गहराई से मालूमात पहुंच सके जो आपका हक है। आपको जानकारी से बचाया जा रहा है, आपको महरूम किया जा रहा है। खास तौर पर जो गोदी मीडिया है, जो बहुत शोर मचा रहा था जब जमीनी जंग शुरू होने वाली थी कि शायद एक हफ्ते में सब मामला हल हो जाएगा, अब वो भी खामोश होता हुआ नजर आ रहा है। इस दरमियान हमने आपको बहुत लोगों से मुलाकातें कराई हैं और बेरूत से भी, दमिश्क से, तेहरान से और मुख्तलिफ जगहों से। इस सारे प्रोग्रामों में एक अहम नाम रहा है फिरोज मिथी बोरवाला साहब, जो मुंबई में रहते हैं और जो बहुत ही गहराई से और लंबी बैकग्राउंड उनके पास है। वो एक लंबे अरसे से इजराइल फिलिस्तीन इस टकराव, इस संघर्ष को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और एशिया में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और जायनिज्म के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। अभी जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद आपने इस्तांबुल में फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, इसके अलावा काठमांडू नेपाल में और भी कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें उनकी शिरकत की उम्मीद है। मॉस्को में, चाइना में, मुख्तलिफ जगहों पर, और भारत में भी कोई बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अभी शायद इलेक्शन हो जाए उसके बाद। मैं मिथी बोरवाला साहब के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। आप फिलिस्तीन मुल्क बनने के समर्थक हैं। उन्होंने 2010-11 में इंडिया से जो एक कॉन्वॉय गया था गाजा को, उसको लीड किया था। इसमें 120 लोग थे जिनमें 50 भारतीय थे और बहुत ही उसको कवरेज मिली थी और मकसद ये था कि गाजा तक पहुंचा जाए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात के लिए त्राही त्राही है कि लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन दुनिया जो बड़ी ताकतें अपने आप को कहती हैं, जिन्होंने अपने आप को सुपर पावर कहने का दावा किया था, वो सब उनके साथ हैं जो उनको कत्ल कर रहे हैं मुसलसल। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो देखी, एक अमेरिकन टीवी चैनल में एक पॉलिटिशियन इतना गुस्से में था कि हम कातिलों के साथ हैं, हम बुचर्स के साथ हैं। इजराइल ने, अमेरिका ने अपनी मॉरल अथॉरिटी दुनिया में खो दी है। तो यहां तक जंग पहुंच चुकी है, 165 दिन हो चुके हैं और इस वक्त कहा यह जा रहा है, जो ताजा खबरें हैं इस वक्त की, बिल्कुल जो ताजा खबरें हैं वो ये कि ब्लिंकन सऊदी अरब और इजिप्ट आने वाले हैं इस सीज फायर, बल्कि उसको इजरायली मीडिया कह रहा है गाजा हॉस्टेजेस फॉर ट्रूस डील, उसे सीज फायर नहीं कह रहा है। उसके बाद बड़ी खबर है कि बाइडन ने राफा ऑपरेशन को सपोर्ट करने से इनकार किया है। इसके अलावा और भी ये जो दोहा में इस वक्त बातचीत हो रही है, कहा यह जा रहा है कि ये फाइनल राउंड होगा, या तो बात कामयाब होगी या नाकाम होगी। मोसाद के चीफ भी कतर में पहुंचे हैं और अपनी सरकार से ये कह करके गए हैं कि इस बार हमें टाइम, मुनासिब टाइम दो ताकि हम किसी एग्रीमेंट तक पहुंच सकें। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां है, क्या जिस तरह से अमेरिका ने एक नए एक बंदरगाह, टेम्पररी बंदरगाह बनाने की बात की है, क्या दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसा सोचेंगे? आखिर गाजा के हमदर्द लोग जो मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में हैं, क्या वो अपनी सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं कि वो भी गाजा को मदद पहुंचाएं? क्या कुछ है, इस सब पर हम बात कर रहे हैं फिरोज मिथी बोरवाला साहब से। मिथी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि 165 दिन और नतीजा कुछ नहीं, क्या कुछ है? इजराइल कहां है, हमास कहां है, किस पोजीशन में है इस वक्त? आपकी नजर में क्या कुछ हो रहा है? बेसिकली नतीजा इतना ही हुआ है कि उन्होंने नियरली 5% पॉपुलेशन को मार डाला है या इंजर्ड, ग्रीवियसली इंजर्ड हुए हैं। ये हॉलोकॉस्ट है, जेनोसाइड नहीं है। और उसके कारण आज इजराइल की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट हो चुकी है दुनिया भर में। और इजराइल अपनी एक
पावर की जेनिथ तक पहुंच चुका है, ऊंचाई तक पहुंच चुका है, और अब इसकी गिरावट का टाइम आ चुका है। उसने अपने पावर का इतना गैर इस्तेमाल किया है कि इजराइल सभी वर्ल्ड कैप मतलब जो मेजर वेस्टर्न कैपिटल्स है, लंदन बोलो, वॉशिंगटन बोलो, पेरिस और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये जो मेन वेस्टर्न सेंटर है, सभी के कैपिटल, सभी के पार्लियामेंट्स को कंट्रोल करता है। और उनको लगा कि अभी दुनिया में कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने पूरा दुनिया के सामने मतलब एक एक के मोबाइल में ये रोज हमको दिख रहा था। तो ये कभी नहीं सोचा था कि जो 1940s में जो पूरा नरसंहार हुआ था उसी किस्म का आज हमारे सामने हो सकता है, मगर हो चुका है। ओके, तो इजराइल का जो पावर था उन्होंने बता दिया है, मगर उससे उनकी गिरावट भी शुरू हो गई है। और इजराइल के साथ जिन जिन देशों ने उसके साथ खड़े हुए, यूके, यूएस, फ्रांस, उनकी भी गिरावट दिख रही है। इजराइल डूबेगा तो वो सबको लेकर डूबने वाला है। एक तो वो बात, उसका मैं और डिटेल में जाऊंगा। और अगर गाजा को रीऑक्यूपाई करेंगे तो गाजा री लिबरेट भी हो जाएगा। पहले भी 2005 में लिबरेट हो चुका था, और आज तो पहले से ताकतवर है पैलेस्टीन रेजिस्टेंस एंड हमास। तो मुझे तो जरा भी शंका नहीं है कि ये जंग में पैलेस्टाइन जीतेगा भी, और ये जंग के अंत तक पैलेस्टाइन की लिबरेशन की एक बड़ी तस्वीर भी दुनिया के सामने आ जाएगी कि हमारे आंखों देखे ही पैलेस्टाइन एक आज़ाद मुल्क करके सामने आएगा। इसमें से कुछ चंद बातें बोली थी कि एक तो जो पब्लिक परसेप्शन जो अभी दुनिया भर में तेजी से इजराइल के खिलाफ गया है, हमारे देश में दिख रहा है कि जो चीयर लीडर्स थे वो भी अभी शान बैठ गए, क्योंकि ये उनका मतलब बच्चों को मारना, औरतों को मारना, क्लियर कट उसके किस्म के बयान आना। वो 400 जो मारे 8 ट्रक को लेकर के, उनको 8 ट्रक भेजा और बाद में जो लोग जमा हुए तो मशीन गन से अपने 400 को मारा है, ठीक है, वो दुनिया के सामने दिख रहा है। एरोन बुशनेल जो एक इंडियन अमेरिकन एयरफोर्स पायलट, उसकी जो शहादत है, उसको जो बोला गया था कि तुम जाके बम मारो, उससे करवाया हुआ नहीं, और बाद में उसने आपको जला डाला, और उससे भी बहुत बड़ा मूवमेंट अमेरिका में फैला है, और उससे तो क्लियर कट बोला है। ये बातें एरोन बुशनेल की बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई। दूसरा जो उनका पैनिक आप देखोगे कि वो टिकटॉक को भी नहीं छोड़ रहे। टिकटॉक पे भी आप देखोगे उसके स्टेटिस्टिक्स, तो 200 मिलियन आर सपोर्टिंग पैलेस्टीनियंस और barely 2 मिलियन आर सपोर्टिंग इजराइल, ये हाल है उनके। तो पब्लिक ओपिनियन जहाँ फ्री है, जहाँ कंट्रोल नहीं है, उसमें अंतर बहुत ही बड़ा है। ग्लोबल साउथ में तो कुछ चिंता की बात नहीं है, मगर इवन विद इन वेस्टर्न सोसाइटीज पब्लिक ओपिनियन पूरा का पूरा पैलेस्टाइन के साथ अभी जा रहा है। और जो कंट्रोल है उनकी मीडिया, उनके कुछ फेसबुक और ट्विटर वगैरह, वहाँ उनको टिकटॉक उनका नहीं है, इसलिए वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और जहाँ कंट्रोल है वहाँ भी उनके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। तो जहाँ तक आपने पोर्ट की बात की है कि बाइडेन को सही लग रहा है कि भाई एक पोर्ट बनाया जाए एड पहुंचाने के लिए। अरे आपको एड ही पहुंचाना है तो इजिप्ट का वो रास्ता खोल दो, रफा बॉर्डर, हजारों ट्रक खड़ी है, हजारों टन एड खड़ा है इतने महीनों से, तो वो चंद घंटों के अंदर आ जाएगा, कोई पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर क्योंकि इजिप्ट वो बॉर्डर, और भी बहुत बड़ा दबाव था इजिप्ट पे कि आप बॉर्डर खोल दो और वहाँ किसी जनता को निकाल के आप धक्के मार के साइना में उनको बसा देंगे, टेंट बना देंगे, और यहाँ जो 2.3 मिलियन आबादी उनको पूरा का पूरा गाजा से उनको हटाना है, ठीक है। तो इजिप्ट माना नहीं, मुझे तो डर था कि इजिप्ट मान जाएगा और वो बॉर्डर खोल देगा और ये लोग वॉर करके रफा की आबादी को रफा दफा कर देंगे, मगर वो हुआ नहीं। वो बहुत बड़ी बात है, पब्लिक ओपिनियन की ताकत है। तो ये पोर्ट क्यों बन रहा है? पोर्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि एड के नाम पे नेतन्याहू का पुराना प्लान है, ये कोई बाइडेन का प्लान नहीं है। ये पुराना प्लान है नेतन्याहू को, जो आज बाइडेन करके दे रहा है कि भाई अगर नेतन्याहू बोलेगा कि हम लोग पोर्ट बना रहे तो दुनिया में धमाल हो जाएगी, ओके, पब्लिक ओपिनियन समझ जाएगा कि क्या खेले, तो बाइडेन के माध्यम से ये काम हो रहा है। नंबर 1 एजेंडा है कि उनको बेसिकली ये पोर्ट एड के नाम पे पॉपुलेशन ट्रांसफर का काम करना है। स्टारवेशन पॉलिसी है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो जो भी लाचार लोग हैं अगर वो शिपों में बैठकर यूरोप जाने लगे तो अमेरिका बोलेगी लोग ही आ रहे हैं हमारे बोट में, तो हम लोग उनको यूरोप छोड़कर आएंगे और यूरोप में बाद में उनको एडजस्ट करके कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो पॉपुलेशन ट्रांसफर का बहुत बड़ा एजेंडा है एड के नाम पे, एड के आड़ में। दूसरी बात है कि जो ऑयल एंड गैस जो गाजा का लूटना है वो उसका दूसरा बड़ा एजेंडा है। वो तो ओपन एजेंडा है, वो तो भी सब लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो और ये सब बेसिकली पोर्ट के पीछे जो पूरी साजिश है। और यहाँ मेरा मानना है कि दूसरे देशों को अभी ये बोलना होगा, हमास को, उनको, ये जो सरकार है गाजा की, उनको पैलेस्टाइन अथॉरिटी करेगा नहीं, तो गाजा की जो सरकार है उनको दूसरे देशों को इन्वाइट करना चाहिए कि आप आके पोर्ट बनाइए और एड आपके थ्रू से आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर जिस प्रकार से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सरकार करके एक्टिव है, वैसे ही अभी थर्ड वर्ल्ड की सरकारों को, ग्लोबल साउथ की सरकारों को अभी वही प्रोएक्टिव तरीके से आना होगा।
ओके, अगर अमेरिका पोर्ट बनाती है तो हम भी आके पोर्ट बनाते हैं। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, या ब्रिक्स हैं या ग्लोबल साउथ, इन मुल्कों में बहुत सी हुकूमतें ऐसी हैं जो अमेरिका के नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती, जिनसे ताल्लुकात हैं। तो क्या वो हिम्मत कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि ये बात कहने में, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम मिसाल के तौर पे अपने मोदी जी को ही लें। क्या वो इजराइल और अमेरिका को नाराज करके कोई जहाज भेजने की हिम्मत करेंगे? नहीं, या मोदी की सरकार तो नॉन फैक्टर है। मोदी की सरकार तो इसमें पूरी आइसोलेट हो चुकी है। मतलब आप ब्रिक्स कंट्रीज को देखिए, ठीक है, उनका रोल देखिए। ब्राजील के लूला ने बोला है कि ये जेनोसाइड नहीं है, हॉलोकॉस्ट है। साउथ अफ्रीका ने पूरा का पूरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी बड़ी पहल की, जिससे एक बड़ा वातावरण पूरी दुनिया में बना है, ठीक है। रशिया ने पूरी की पूरी पैलेस्टीन लीडरशिप को इंक्लूडिंग हमास और पीआईजे सबको इन्वाइट किया है, ठीक है। चाइना ने स्पष्ट रूप से बोला कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस गाजा को करने जाने वाला है और एक फाइनल सॉल्यूशन पैलेस्टीनियन स्टेट बनने की बात होनी चाहिए। तो इसमें जो मोदी अपने आप को विश्व गुरु और ग्लोबल साउथ का G20 के बाद की लीडरशिप की बात कर रहा था, पूरी मोदी की सरकार की इसमें कोई भूमिका नाम की चीज ही नहीं है। और 2016 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बयान आ रहे हैं, वो ईस्ट जेरूसलम ऑफ कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन बोलना भी उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ में जो इमर्जिंग ग्लोबल लीडरशिप है, जो आज अमेरिका के सामने खड़ा है, उसमें मोदी कहीं भी नहीं है। खाली गोदी मीडिया में होगा, मगर दुनिया में गोदी मोदी किधर भी नहीं है। ये पूरे नए जो डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट द गाजा वॉर। ओके, ये एक बात थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं मानता हूं कि जो मैंने जहां से शुरुआत की थी, कि जो जूइश ताकत है, पावर है, वो अपने आप को अपनी अंतिम चरण तक अभी ला चुके हैं। उसके आगे भी कुछ है नहीं। वो लोग अंतिम चरण तक पहुंच गए। उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। पावर और सत्ता मिलता है, मगर उन्होंने हर बार ये पावर और सत्ता का दुरुपयोग ही किया है, ठीक है। ये ओपनली अभी अमेरिका में कोई दबा स्वर नहीं। अभी जूइश लॉबी के बारे में खुलकर बात होती है। आप जितना भी एंटी सेमिटिज्म चला लो, मगर अभी वो सब दिन चले गए। आप जितना भी हॉलोकॉस्ट का गिल्ट थोपने की कोशिश करो, अभी वो सब दिन चले गए। तो खुलकर लोग जूइश लॉबी के खिलाफ बोल रहे हैं। खुलकर लोग ओल्ड टेस्टमेंट में जो तोरा में जो कत्लेआम की बात हो रही है, वो बाहर लगातार आ रहा है। मैं तो बहुत पहले से तोरा की बात कर रहा था, ठीक है। मगर एक बहुत बड़ा टर्निंग अराउंड हो रहा है जूइश पावर के खिलाफ, और बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। और ये जूस भी समझ चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं नॉट इन माय नेम, क्योंकि वो भी इजराइल से अभी दूरी कर रहे हैं, ठीक है। जो जोनाथन ग्लैडजर, जो ऑस्कर अवार्ड विनर है, जिन्होंने कहा कि आई रेफ्यूट माई जूइशनेस एंड द हॉलोकॉस्ट, मतलब वो जूडिज्म को अलग नहीं कर रहा था ना हॉलोकॉस्ट को, मगर जूडिज्म के नाम पे और हॉलोकॉस्ट के नाम पे जो आप नरसंहार कर रहे हैं, मैं उसको रेफ्यूट करता हूँ। और उस पर आक्रमण होने लगा कि आप अपने जूइश धर्म को आप रेफ्यूट करें। उसने वो सब नहीं बोला था, मगर खुलकर एक बहुत बड़ा, मतलब जो नौजवान तबका है जूस का, वो तो डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ खड़ा है। और जूस जो जूइश लॉबी थी, अगर वो वीक होती है वेस्टर्न कैपिटल्स में, तो आप सोचे कि आने वाले 4-5 साल में क्या क्या होगा, जब जूइश लॉबी वो फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, या वॉशिंगटन और लंदन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ओके। और जब जैसे बाइडेन देख रहा है कि मुझे अगर इलेक्शन जीतना है, तो जो अनकमिटेड वोट था, 1 लाख वोटर उसके लिए वोट ही नहीं किए, डेमोक्रेट जो बेस वोटर है। अगर इतने बड़े पैमाने पे बाइडेन का वोटर ही नहीं निकलता है, तो बाइडेन इजराइल के चक्कर में डूब जाएगा, ओके। ट्रंप बराबर से समझ रहा है कि ये टाइम है इजराइल को सपोर्ट करने का, तो बोल रहा है कि मैं सत्ता में आता हूं तो इजराइल तुम रफा को जल्दी खत्म कर दो, ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। तो ये भी डेमोक्रेटिक लॉबी पार्टीज को कैसे हैंडल करेगी, ठीक है। वहां ब्रिटेन में जॉर्ज गैलोवे सत्ता में आ गया और पूरा का पूरा गाजा पे सवाल पे सत्ता में आया। लेबर पार्टी के अंदर बहुत हाल खराब है। कंजर्वेटिव पार्टी का कुछ 17% तक वोट आ चुका है। इतने बुरे हाल है कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक के लीडरशिप के अंदर कि ये तो डन डील था कि लेबर जीत कराएगा। मगर जो जॉर्ज गैलोवे ने जो एक बहुत बड़ा जीत हासिल की है, तो लेबर को भी खतरा है। तो एक नया किस्म की सत्ता ही बन सकती है लंदन में आने वाले चुनाव में, कुछ नया ही निकल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए। देखिए, ये बातें कि इतनी बड़ी तब्दीली होगी, हो सकती है, इशारे तो हैं, ठीक है, लेकिन जो इजराइल लॉबी है अमेरिका में, जो वहां की इकोनॉमी को, बैंकिंग को,
बिजनेस को, एक एक कांग्रेस मेंबर को भी कहा जाता है कि कोई जीत नहीं सकता अगर उनकी सपोर्ट ना हो। तो इतनी मजबूत लॉबी जिसके दबाव में बाइडन ना चाहते हुए भी, अगर उनके लफ्जों पर ही भरोसा कर लिया जाए, ना चाहते हुए भी वो इजराइल को सपोर्ट करने और नेतन्याहू को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। जब इतना उनका हर तरफ गलबा है, तो वो क्या इतनी आसानी से अपने हाथ से सत्ता या मजबूती और ताकत जाने देंगे? नहीं, बात सही है। कोई सत्ता आसानी से तो देता नहीं है, मगर जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। इट्स अ सर्कल। अभी वो ऊपर तक जा चुके हैं, उन्होंने वो पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया है। पहले कोई भी जूइश लॉबी के बारे में इतनी खुलकर बात नहीं करता था। जो मेरशाम और वॉल्ट की जो किताब आई थिंक 2006 में आई थी, तब एक ब्रेक थ्रू हुआ था कि जूइश लॉबी के बारे में जो दबे लफ्जों में चुपचाप बात होती थी, पब्लिक में आने लगा। अभी तो क्लियर कट है कि पूरा का पूरा बाइडेन की सरकार के अलग अलग घटक के फोटो आ रहे हैं कि 70% जो मिनिस्ट्रीज है वो सब जूइश कंट्रोल में है। सभी अखबार, सभी टेलीविजन चैनल्स, ये खुलकर बातें होनी, पहले नहीं होता था इतना खुलकर। आप देखिए मीम्स, आप देखिए पोस्टर्स, ओके, तो एक खुलकर चैलेंज होने लगे। एपैक की मीटिंग में हमारे जो जूइश साथी है वो डायरेक्टली जाके वहां पोस्टर्स बांट रहे हैं, एपैक की मीटिंग के बाहर बैठ रहे हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जा रहे कि भाई आप लोग मतलब यू डोंट हैव क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। तो इतना बड़ा जो अभी फाइट बैक हो रहा है, जो पहले हो रहा था, मगर अभी जो फाइट हो रही है, और जब वहां के अमेरिकन सत्ता को समझ में आएगी कि भाई अभी जूइश लॉबी को सपोर्ट करके हम लोग को नुकसान ही नुकसान है, तो वो भी हाथ पीछे खींच लगेंगे। ओके, क्योंकि अभी कंजर्वेटिव पार्टी में मान लो कि फ्रेंड्स ऑफ इजराइल है, और मतलब टोरी पार्टी में और डेमोक्रेटिक पार्टी में, मगर जब नई लॉबीज खड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन वाली, और उसको फंडिंग आने लगेगा और बहुत कुछ होगा, तो ये सब ब्रेक थ्रू का टाइम अभी चालू हो गया। ओके, नहीं तो आप जैसे आप बोले कि ये आप खड़ी नहीं हो सकते विदाउट दिस मनी। मगर अभी पब्लिक ओपिनियन जितना तेजी से चल रहा है और वो अपना काम कर रहा है, पॉलिटिकल लड़ाई भी हो रही है अंदर पार्टियों के अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी में भयंकर लड़ाई ये पूरे मामले को लेकर। रिपब्लिकन पार्टी का मामला अलग है, क्रिश्चियन राइट विंग पार्टी, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी में भयंकर आइडियोलॉजिकल लड़ाई है ये पूरे मुद्दे को लेकर, जो इतनी बड़े पैमाने पर नहीं हुई। तो क्रैक्स चालू हो जाएंगे, क्रैक्स थे ही नहीं पूरे, ये बड़े बड़े क्रैक्स अभी चालू हो गए, ये इजराइल का टूटना चालू हो गया। ओके, तो इसलिए मैं बोला था कि जो आपने पहले सवाल पूछा था कि कौन से कंट्रीज है जो डायरेक्टली जाके ये, मगर मैं मानता हूं कि अगर साउथ अफ्रीका, निकारागुआ, ये जो कंट्रीज है, और ईरान का एक इनडायरेक्ट रोल ही बना रहा है, क्योंकि ईरान पिक्चर में आता है तो इजराइल पगला जाता है, ठीक है। मगर कुछ कंट्रीज, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो बोले कि हम लोग आके पोर्ट बनाते हैं। अल्जीरिया के वो बोले, ब्राजील आके बोले कि हम लोग मिलकर एक पोर्ट बनाएंगे और हमारा पोर्ट से हमारे एड हम लोग भेजेंगे। इजराइल रोक के बताए, अमेरिका रोक के बताए, देखो क्या होता है, ठीक है। अर्जेंटीना तो उनके बहुत बुरा हाल इकोनॉमी का, तो अर्जेंटीना वो सब काम नहीं कर पाएगा। अर्जेंटीना तो कंगाल हो चुका है, और वो जो एक जोकर बोल्सोनारो गया ब्राजील से, और दूसरा एक जोकर अर्जेंटीना आया, ठीक है। मगर पॉइंट इज के ये और एक जो बात हुई है कि जो जूइश सुप्रीमेसिज्म का जो प्रॉब्लम है, ओके, मतलब इट इज नाउ द एडवांसमेंट ऑफ व्हाइट सुपरमिज्म, वो कू क्लक्स क्लैन का एक नया स्वरूप आया है, ये जूइश सुपरमिज्म का हमारा, और खुलकर बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ द पॉइंट इज के जो यस, ये जो मैटर है कि इजराइल के अंदर जो लड़ाई चल रही है, देखो बाइडेन समझ गया है कि अगर नेतन्याहू ये रास्ते पे चल पड़ा तो वो हार जाएगा नवंबर में। इसलिए जो चक शूमर है, जो सीनियर मोस्ट इजरायली लीडर है, जूइश लीडर है इन अमेरिका, वो भी हार्डकोर इजराइल सपोर्टर ही है, तो वो चाहता है कि नेतन्याहू हटे और उसके जगह पे योव गालांट आ जाए। इसलिए उसको बुलाया था अमेरिका अनऑफिशियल विजिट पे, ओके, और नेतन्याहू उसको रोक नहीं पाया। मगर योव गालांट ने जो बोला है उसमें नेतन्याहू से कुछ ज्यादा पॉलिसी अलग नहीं है, ओके। तो मगर एक क्लियर इंटरवेंशन अमेरिका कोशिश करी कि नेतन्याहू को हटाओ और किसी को वहां बिठाओ जो हमारे थ्रू से कुछ अलग किस्म से इसको सॉल्यूशन लाया जाए। दूसरा जो बड़ा मसला है इजराइल के अंदर कि जो हारेडी जूस को जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग से जिन पे कंपलसरी नहीं है, अभी बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है कि उनको भी आर्मी में ड्राफ्ट करो। आप तो हमको लड़वा देते हो, आप लोग खुद घर बैठते रहते हो,
तो वो जो बेनी गांस करके है, जो नेशनल यूनिटी पार्टी चलाता है, बोला कि ऐसा कुछ होगा तो मैं नेतन्याहू की सरकार से पीछे जाऊंगा, पूरी सरकार गिर जाएगी। और एक रबाई है इजाक योसेफ, उसने कहा कि अगर कंपलसरी हुआ हम धार्मिक जूस के लिए, हारेडी जूस के लिए, तो हम तो इजराइल छोड़कर ही निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक वॉर के बाद 5 लाख तो निकल चुके हैं और पूरा जो नॉर्दर्न इलाका है वो तो पूरा खाली हो चुका है, ये जो हिजबुल्लाह के साथ डेली जो वॉर चल रही है। ओके, तो बड़े पैमाने पे लोग भाग रहे हैं और उसका कुछ उत्तर वो लोग दे नहीं पा रहे। ओके, तो ये तो रहा इजराइल के अंदर की पॉलिटिकल क्राइसिस की बात। दूसरी बात है कि ये जो प्रिजनर्स हॉस्टेजेस का एक्सचेंज का सवाल है, जो टॉप 4 लीडर्स है लिस्ट पे पैलेस्टाइन की तरफ से कि जो 4 छूटने चाहिए, उसमें मारवान बारगुटी कम दो जानते, मैं तो उसको नेल्सन मंडेला बोलते पैलेस्टाइन का, फतह की जो लीडर है। अहमद सौदाद जो PFLP पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की लीडर है, वो अभी अंदर है, जनरल सेक्रेटरी है। अब्दुल्ला बारगुटी जो हमास के मिलिट्री लीडर है, और इब्राहिम हमीद जो सेकेंड इंतफादे के लीडर थे। अगर ये 4 बाहर आ जाते हैं ना, तो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाएगा पैलेस्टाइन में। ये जो सूट पैंट पे घूम रहे हैं महमूद अब्बास वगैरह, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, इनकी बची कुची पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्रांतिकारी लोग हैं जो जेल में 20-20, 40-40 साल से बैठे हैं जेलों में। वो बाहर निकलने के बाद, मतलब आप सोचो 4 नेल्सन मंडेला बाहर निकलते हैं तो उससे क्या होगा पूरी पैलेस्टाइन पॉलिटिक्स को। तो ये इसलिए हमास भी चाहती है कि मारवान बारगुटी निकले, और वो जो एक परंपरा है फतह की पूरी फ्रीडम मूवमेंट की, वो मारवान बारगुती के हाथ में भागदौड़ जाए। तो एक नेशनल यूनिटी जो इसमें नेशनलिस्ट ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड है और जो इस्लामिस्ट ट्रेंड है, ये सब ट्रेंड्स आए एक बड़े अम्ब्रेला में और मिलकर इस लड़े। कोशिश ये है कि इसराइल की कि माजिद फराज जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के, उसके हाथ में गाजा का गवर्नर बन के उसको बनाया जाए, मगर ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज के व्हाई एम आई सेइंग दैट Israel has actually lost this battle strategically. Okay. नंबर 1 है कि 165 दिन के बाद एक छोटी गरेला आर्मी को आप नहीं हरा पाए। आपने जो 7 साल में इराक में जो अमेरिका ने बॉम्बिंग की, आपने 3 महीने के अंदर वो बॉम्बिंग की है, 2-2 हजार टन के बम आपने डाले, ठीक है। उसके बावजूद वहां की जनता खड़ी है, वहां का रेजिस्टेंस खड़ा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, मगर आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं इजराइल के सामने, ठीक है। अच्छा फिरोज मिसी बोरवाला साहब, देखिए आपने 2-3 चीजें बहुत अहम कही। एक तो ये कि यूरोप में, अमेरिका में बड़ा डिवीजन है, खुद यहूदी फिलिस्तीन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दूसरे, खुद इजराइल के अंदर बहुत बड़ा डिवीजन है, जिसमें बहुत लोग, बड़ी तादाद वो है जो जंग खत्म करने की बात कर रही है, एग्रीमेंट करने की बात कर रही है, खासतौर पर जो कैदी कैप्टिव्स जो उनके हैं उनको छुड़ाने के लिए। अहमद भाई वो बात नहीं है। देखिए, लार्जर पब्लिक ओपिनियन, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन इजराइल इज फॉर द वॉर। नेतन्याहू वही बोल रहे, मेजॉरिटी जनता तो मेरे साथ है, ठीक है। हाँ। फर्क कितना ही है, जो बाइडेन वाला है कि भाई स्लो करो, या ट्रंप वाला तरीका है कि भाई तुम कर लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बाइडेन भी गो स्लो इसलिए बोल रहा अभी, क्योंकि जो इजराइल ने जो सोचा था कि मैं इतने टाइम में कर दूंगा खत्म, वो हो नहीं पाया, और बाइडेन के लिए इलेक्शन का टाइम है। तो जो ओवरवेलमिंग पब्लिक ओपिनियन इजराइल में फॉर द वॉर है, पॉलिटिकल डिविजन्स फाइनल है, गलांत और नेतन्याहू के थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। वरना सब चाहते हैं कि ये पूरा रीऑक्यूपाई हो जाए। हाँ, तो ये लेकिन कर तो नहीं पा रहे ना। देखिए, कर नहीं पा रहे, और उन्होंने सारी ताकत लगा ली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी है। और सारी ताकत लगाने के बाद इजराइल दुनिया का सबसे अगली स्टेट बन चुका है। इससे कोई घिनौना परिया स्टेट, आज इजराइल को समर्थन करने वाले 2 मिल जाए गलती से तो बड़ी बात है, मगर आज इतना अनपॉपुलर, मतलब नॉर्थ कोरिया भी भूल गए लोग। तो और ये लोग का इजराइल में जो लीडरशिप है, गलांत वगैरह का बोलना कि अगर हम लोग परिया बन चुके तो इजराइल खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सपोर्ट के बिना इजराइल 2 घंटा नहीं चल पाएगी भाई साहब। जी 2 घंटा नहीं चल पाएगा। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि देखिए, वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही जाती है, अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, जिसके लिए इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं है। उधर हमास की तरफ से भी आ चुका कि हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते, हम भी फिलिस्तीन ही रहेगा यहां पर। इस किस्म के बयान वहां से भी आ चुके हैं, और उन्होंने रेजिस्ट करके, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा करके ये बता दिया है कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है कि जिस तरह से सब्र कर रहे हैं और टूट नहीं रहे फिलिस्तीनी, ये उनके जीतने की तरफ सीधा सीधा रास्ता है, वो जीतेंगे। तो क्या
अब वो वक्त आ गया है कि इजराइल पूरी तरह से खत्म होगा। और वो जो दोगले किस्म के लोग हैं दुनिया में, मैं दोगला उनको कह रहा हूं जो महमूद अब्बास के साथ फोटो खिंचवा करके प्रो पैलेस्टाइन अपने आप को कहने का ड्रामा करते हैं। दुनिया भर में ये तमाशा हो रहा है। कभी हमास के किसी लीडर से मिलकर के हाथ मिलाकर के किसी ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं? ये जो दोगलापन है दुनिया की सियासत का, उसकी वजह से सारे फिलिस्तीनी एक तरह से इस हालत में आ गए जिस हालत में हम देख रहे हैं। इसका कोई इलाज है? इलाज तो रेजिस्टेंस ही है, और जो गाजा में के लोग और वेस्ट बैंक में भी बड़े पैमाने पे हो रहा है, वहां भी बहुत मुश्किल है रेजिस्ट करना, क्योंकि एक एक गांव के इर्द गिर्द सेटलमेंट्स है, दीवारें है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी का भी अपना एक प्रॉब्लम है। मतलब वेस्ट बैंक की आवाम तो बहुत अलग तरीके से दबाव में है, मगर फिर भी वहाँ संघर्ष चल रहा है बड़े पैमाने पे। जेनिन, तुल्कारेम, नाब्लुस, सब जगह बड़े पैमाने पे लोग लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि अलग सा मस्जिद को लेकर जो इन्होंने पाबंदियां डाली है, तो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये पूरे रमजान में ये हम लोग को दिखने वाला है। ओके, तो आई थिंक देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स व्हाई यू एंड मी आर सेइंग इजराइल का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफीट है। नंबर 1, लॉस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द वेस्ट, रैपिड लॉस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये बहुत भारी पड़ने वाला है इजराइल को, क्योंकि लॉस ऑफ पब्लिक ओपिनियन विल लीड टू लॉस ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, और वो पूरा कोलैप्स आगे बढ़ने वाला है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आईसीजे और साउथ अफ्रीका ने जो बड़ा काम किया है, इसको जेनोसाइड, और मैं तो हॉलोकॉस्ट ही बोलता हूँ, लूला ने भी इसको हॉलोकॉस्ट बोला है, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इसको हॉलोकॉस्ट ही बोल रहा है। वो अभी बात आ गई है कि इजराइल एक वॉर क्रिमिनल स्टेट है। ठीक है। तीसरी बात है इरोजन ऑफ जूइश सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत रैपिड कोलैप्स हो रहा है। तो अभी जूइश लॉबीज नहीं रहेगी और जूइश लॉबीज ही नपुंसक हो जाएंगी, तो काम कौन करने वाला? ओके, तो ये तीसरी बात है कि जूइश लॉबीज भी अभी वीक होते जाएगी। चौथी बात यह है कि बेसिकली इजराइल मिलिट्री का जो घिनौना चेहरा दिखा है दुनिया में, ओके, कि आप बॉम्बिंग कर करके ही आप एक एथिक क्लेंजिंग कर पाए। मैन टू मैन में लगातार बोलता रहा, मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर, इजरायली सोल्जर्स की औकात ही नहीं कोई लड़ने की। ओके, अगर इनके पास कोई एडवांस वेपन नहीं होते तो ये हमास से लेकर हिजबुल्लाह उनको बहुत पहले निपट लेते, मगर इनके पास ये टेक्नोलॉजिकल है ताकत। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के हथियार आते रहते, बस इतनी बात है, वरना तो उनका टिकने का कोई ताकत नहीं उनके पास। ओके, और उसके साथ ये जो ग्रेट टर्निंग अराउंड है दुनिया में, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये जूइश लॉबीज के खिलाफ, जूइश लॉबीज इन इकोनॉमिक्स, इन द हॉलीवुड, इन द मीडिया, इन द गवर्नमेंट, इन द ब्यूरोक्रेसी, सब जगह ये आइडेंटिफाई हो रहे लोग कि जूइश लॉबी के कौन लोग हैं, कौन सा नेता वहां का जूइश पैसा लेकर काम कर रहा है, ये सब खुलकर बात आ रही है। बाइडेन ने भी बहुत पैसे लिए। ओके, और बाइडेन तो खतरनाक जायनिस्ट है। तो ये खुलकर बातें हो रही है, और ये एंटी सेमिटिज्म और हॉलोकॉस्ट को डर से जूइश लॉबी ने जो पहले ये सब किया, अभी कोई डर नहीं रहा है। बहुत सारे जूइश एकेडमिक्स अभी लड़ रहे हैं, और इनफैक्ट अभी एरॉन मिलर करके जो ब्रिटिश एकेडमिक है, ठीक है, उसकी भी जॉब वापस आ गई, उसको निकाला गया था यूनिवर्सिटी से, आई थिंक ब्रिस्टल वगैरह में से कई थे वो। तो ये भी हो रहा है कि कोर्ट्स में से भी कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जो एंटी सेमिटिज्म वगैरह से कोई डरते नहीं। एंड अगेन आई एम सेइंग गाजा इज बीइंग रीऑक्युपाइड, बट गाजा विल बी री-लिबरेटेड आल्सो। और आप देखो हमास के टर्म्स क्या बोल रहे हैं। हमास जो सीज फायर बोला कि ऐसा नहीं कि खाली सीज फायर फायरिंग बंद करो, उनका मतलब है कि हम लोगों ने इतनी बड़ी त्याग ऐसे नहीं दी। सीज फायर का मतलब है कि पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी को गाजा से निकलना होगा, जो पाबंदी है गाजा के इर्द गिर्द वो सब बॉर्डर्स को खोल दो, जितने हमारे प्रिजनर्स और उनके प्रिजनर्स जो एक्सचेंज करना है वो करो, तब जाके सीज फायर की बात होगी। इसलिए कोई आधा अधूरा सीज फायर भी हमास मानने के लिए तैयार नहीं। ओके, और अभी जो पॉजिटिव बात है, मैं मानता हूँ कि इजिप्ट डिड नॉट कैपिटुलेट। अगर इजिप्ट ने अपने बॉर्डर खोल दिया होता, इसलिए ये पोर्ट वाला मैटर बहुत ही डेंजरस है, मगर एक दूसरा पोर्ट का हमको खुद सोचना चाहिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, ऐसे 50-100 देश अगर साथ में आ जाते हैं कि हम अपना पोर्ट बनाएंगे, भाई अमेरिका क्या पोर्ट बनाएगी, तो आप देखो क्या होता है। रोके तो हमको एडी देना है ना। अगर अमेरिका बोल रही हमको एडी देना, तो हम अपने पोर्ट से देंगे, तुम भी पोर्ट बनाओ, आप भी पोर्ट बनाओ। ये बात ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कही थी पिछले तकरीबन 10 दिन पहले कि अमेरिका से मदद की जरूरत नहीं है,
सिर्फ रास्ता खुल जाना चाहिए, मदद तो हम लोग देंगे। बस बस हाँ, रास्ता वो खोल दो, इजिप्ट वाला रफा बॉर्डर, जी वो जी भी आप जी। कंट्रोल करते हो, हाँ, कोई कोड की जरूरत नहीं। और कमाल ये है, देखिए जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं ना, फिक्स मैच, वो जो अमेरिका के और इजराइल के बीच में, वो बहुत दिलचस्प है। बाइडेन साहब नेतन्याहू से नाराजगी की बात करते हैं, साथ साथ ये कहने की कोशिश करते हैं कि इजराइल राफा बॉर्डर नहीं खोल रहा, इसलिए हम ये बंदरगाह बना रहे हैं, और हथियार भी दे रहे हैं और सारी सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा दोगला चेहरा इजराइल का और अमेरिका का कभी किसी के सामने नहीं आ सका। और इजराइल अपने आप दोगला को, चेहरा आ ही रहा था, दोगला चेहरा तो पता ही है, मगर इस बार तो ऐसा हो चुका है कि कुछ बच्चा कुचा भी नहीं है उनको डिफेंड करने के लिए। जी मतलब जी उनके स्पोक्स पर्सन ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं व्हाइट हाउस के, हाँ कि मतलब हंसते को रोना की क्या बोले उनको, मतलब खत्म हो चुका, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। इजराइल ने उनको भी खत्म कर दिया है। जी जी। वो ऐसा लगता है कि इजराइल ही अमेरिका को लेके डूब रहा है। बस यानी बस ये जिसको बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसमें बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कुएं में कोई गिरा, उसे बचाने के लिए गया तो वो भी डूब के मरा। बस बस तो वही बात है, यही बात तकरीबन ऐसी हालत अमेरिका की और दूसरे मुल्कों की। और अमेरिका ने कहां कहां जुल्म नहीं किया, दुनिया में कितनी जंगें, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो ना मालूम कितने मिलियन लोगों को मार चुका, और कितने लोगों को भूखा मारने की का काम कर चुका, और कितने मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज लूट चुका। ये एक इंटरनेशनल लुटेरा है जो हर तरह से अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आखिरी इतनी बात है कि ये जो एक बना दिया है कि इजराइल से अमेरिका को बहुत सारे फायदे हैं, कोई फायदा नहीं है। अमेरिका का अगर मिडिल ईस्ट का तेल तो वैसे भी पहले कंट्रोल करता था, इजराइल के कारण कोई कंट्रोल नहीं, इनफैक्ट इजराइल के कारण सबके साथ उसकी दुश्मनी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। इजरायली लॉबी के कारण इतना पैसा अमेरिका का निकल जाता है, ठीक है। तो लोग पूछ रहे कि इजराइल से हमको क्या फायदा हुआ है, हमारे कोई दुश्मन जहां नहीं थे, इजराइल के कारण हमारी दुश्मनी हो रही है। ओके, इजराइल के कारण हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल में चले जाते हैं, हम लोग वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के हम लोग को नहीं दे पाते। तो ये सब सवाल बहुत जोरों से आ रहे हैं, ठीक है। हमारे नाम पे हमारे पैसे से इजराइल कत्लेआम कर रहा है, हम लोग दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, हमको क्या फायदा हो रहा है? तो बिल्कुल बिल्कुल आम इजराइल के सपोर्ट से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, अभी वो बात सामने आ रही है। जी जी जी। और आम अमेरिकन जो है वो जाहिर है वो उस जुल्म में शरीक नहीं होना चाहता, इसी वजह से वो सड़कों पर है, इसी वजह से वो इस जंग के खिलाफ है, इसी वजह से वो फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठा रहा है। तो आम लोग कभी, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उस गुनाह में शामिल हो, लेकिन हुकूमतें अपने तरीके से फैसले लेती हैं, और वो दुनिया को इस तरह से कत्लेआम के लिए मजबूर कर देना, ये एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। आपने तो कहा हॉलोकॉस्ट है, जेनोसाइड कहा जा रहा है। ये इतना अफसोसनाक है कि हमारे सामने लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं, और हम उनको एक कतरा पानी नहीं दे सकते, एक लुकमा खाना नहीं दे सकते। इस तरह से उनको सब तरफ से घेर करके मारा जा रहा है। क्या इंसानियत बचेगी? क्या दुनिया के लोग इस पर कभी गौर करेंगे? क्या वो अपनी सरकारों पर दबाव डालेंगे कि इस जुल्म को ना देखें और अपना कोई एक्शन लें? बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाल साहब, आप हमें वक्त दुनिया चुप नहीं है, दुनिया चुप नहीं है, दुनिया में इतने लोग सड़कों पे आए हैं, ठीक है, तो आम लोग तो चुप नहीं है। सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, मगर आम लोग चुप नहीं है। और काफी जो मेन रेजिस्टेंस ब्लॉक है, यमन की कुर्बानी आप देखे, जी 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 बिल्कुल, यमन की कुर्बानी देखे आप, हिजबुल्लाह लेबनान की कुर्बानी देखे, सीरिया के लोग, सीरिया की सरकार को देखो, इराक को देखो, ईरान को देखो। ओके, ये देश तो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और खड़े। यमन तो अनबिलीवेबल है, यमन खुद ऊपर ही से जूझ रहा है, तो उसकी ताकत है वो लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत कमाल किया है, ब्रिटेन की शिप्स को डुबा डाला उसने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ देश तो लड़ रहे हैं, और भी अभी होगा। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ चुका है, इतिहास में आ चुका है, और इसका परिणाम फिलिस्तीन की आजादी में होगा। इजराइल का दिन खत्म हो चुके, इट इज ऑल डेड। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजराइल के दिन खत्म हो चुके हैं, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ नतीजे होते हैं, लेकिन इशारे साफ हैं। हमारे जूइश दोस्तों को सलाम है जो जूस लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका के, ब्रिटेन के अंदर, और पैलेस्टीनियंस और जूस जो साथ में मार्च कर रहे हैं ना, उससे बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया में। जी 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 बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हमें बात यही रोकनी पड़ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।